वेलकम टू NGCon ऑनलाइन अकेडमी। इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। So ionization energy is basically the amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो नाउ लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एटम है जिसके 3 शेल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर इसके लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल दूं तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करना होगा। उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके एटम से बाहर आ जाए। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं ionization energy. Now the important concept is why we use the word isolated gaseous atom. तो सपोज़ कि अगर हमारे पास एटम्स ग्रुप की फॉर्म में हैं जैसे कि हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो अगर मैं एक एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो इसके साथ जो सराउंडिंग नेबरिंग एटम्स हैं वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की एक्यूरेट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए एटम का आइसोलेटेड होना लाजमी है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन देखें तो सपोज वी हैव एन एटम X दैट इज़ इन गैशियस फेज। हमने इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की वजह से ये जो एटम X है इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एटम में अगर 11 प्रोटॉन्स थे और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अगर मैंने आयोनाइजेशन के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 11 से कम होकर 10 हो जाएंगे। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बिकम्स मोर देन द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर हमारे पास आयोनाइजेशन के बाद एटम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पॉजिटिव गैशियस आयन। नाउ जब हम किसी न्यूट्रल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उसको यूनिपॉजिटिव गैशियस आयन में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी इस एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है। अब लाजमी नहीं है कि हम एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। वी कैन रिमूव अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सिंगल एटम। सो नाउ सपोज कि मैं इसी एटम के अंदर से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा। अब जो मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा वो इस न्यूट्रल एटम से बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव गैशियस आयन से बाहर निकलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉजिटिव गैशियस आयन। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कि पॉजिटिव गैशियस आयन, इसमें से मैं एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने जा रहा हूँ। तो जब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू X डाई पॉजिटिव गैशियस आयन। नाउ जब हम पॉजिटिव गैशियस आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये कन्वर्ट होता है डाई पॉजिटिव गैशियस आयन में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह जब मैं डाई पॉजिटिव गैशियस आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्राई पॉजिटिव गैशियस आयन। नाउ इस प्रोसेस को हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यूँ हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सो ऑन चलती जाती है।
सो नाउ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जीज़ को कंपेयर करें, लाइक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें से किस आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे बड़ी होगी? तो अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन में हम एक न्यूट्रल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली आसान है। अब अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एक पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो पॉजिटिव आयन में मसला ये है कि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट है और इसकी वजह से जो पॉजिटिव डोमिनेंट चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है, तो इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन डाई पॉजिटिव आयन से निकलेगा जिस पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। देयरफॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हैज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉलोड बाय सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉलोड बाय थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम से। अगर हम मैग्नीशियम एटम की बात करें हम गैशियस मैग्नीशियम एटम से जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 738 किलो जाउल पर मोल। नाउ अगर हम मैग्नीशियम की सेकेंड आयोनाइजेशन करें, यानी पॉजिटिव गैशियस मैग्नीशियम आयन से एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें और इसको कन्वर्ट करें इनटू 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम गैशियस आयन, तो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी विच इज़ 1451 किलो जाउल पर मोल। यूँ हमारे पास जैसे जैसे हम मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं आयोनाइजेशन का प्रोसेस, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नाउ वी सी द डिफरेंट फैक्टर्स, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर दैट वी हैव इज़ द साइज़ ऑफ एटम। अगर हम साइज़ की बात करें तो सपोज़ मेरे पास एक छोटा और एक बड़ा एटम है। अब छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़े एटम के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि छोटे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ क्लोज़र टू द न्यूक्लियस और बड़े एटम का जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो छोटे एटम में जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज़ होगा तो इसको निकालना मुश्किल होगा और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और बड़े एटम में चूँकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो इसको हमारे पास निकालना थोड़ा सा इजी होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल हैव अ लो वैल्यू। इट मीन्स कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, और अगर एक एटम का साइज़ छोटा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। द सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ प्रीवियसली हमने ये स्टडी किया था कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास वो फोर्स होती है जो हमारे पास वैलेंस यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ यूजुअली स्मॉल साइज्ड एटम्स में अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, यानी न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पहुंचती है, जबकि बड़े एटम्स में यूजुअली अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, यानी न्यूक्लियस की फोर्स लास्ट इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी वीक हो जाती है। इसलिए अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा जैसा कि छोटे एटम्स में, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा, और अगर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा जैसा कि बड़े एटम्स में, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा।
So effective nuclear charge is directly proportional to ionization energy. यानी अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड होगा और इसकी आयोनाइजेशन करना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको बाहर निकालने के लिए। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा, हमें कम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। So effective nuclear charge is directly proportional to ionization energy. The third and very important factor that affects the ionization energy is the screening. Screening का मतलब है कि हमारे पास न्यूक्लियस की फोर्सेस को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए बीच वाले यानी जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान मौजूद हैं, वो कितना इफ़ेक्टिवली बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्सेस से शील्ड करते हैं या स्क्रीन करते हैं। नाउ अब हमारे पास न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही शील्डिंग जो है वो ज़्यादा होगी। सो लेट्स टेक टू एटम्स दैट वी आर शोन। अब पहले एटम में हमारे पास न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जबकि इस एटम में हमारे पास न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यानी पहले एटम में स्क्रीनिंग कम है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेगा। दूसरे एटम में स्क्रीनिंग ज़्यादा है यानी अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो न्यूक्लियस की फोर्सेस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते पहुंचते वीक हो जाएंगी, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं करेगा। तो यानी जिस एटम में स्क्रीनिंग कम होगी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा, इसको बाहर निकालना मुश्किल होगा और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जबकि इस एटम में स्क्रीनिंग ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस की फोर्सेस से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। सो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, इसको निकालना आसान होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सो इट मीन्स दैट स्क्रीनिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जिस एटम में स्क्रीनिंग या शील्डिंग ज़्यादा होगी उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जबकि जिस एटम में शील्डिंग कम होगी या वीक होगी उसमें न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और इनको निकालना मुश्किल होगा। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी विल हैव अ लार्ज वैल्यू। The fourth factor that affects the value of ionization energy is the nature of orbital. यानी हम जिस ऑर्बिटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसकी क्या नेचर है। सो बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, S, P, D एंड F। नाउ वी नो कि S ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय P, फॉलोड बाय D, फॉलोड बाय F। सो इसका मतलब है कि S का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे करीब है, फॉलोड बाय P, फॉलोड बाय D, फॉलोड बाय F। सो इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। नाउ सपोज कि मैं एक ही शेल के 3 ऑर्बिटल्स बनाता हूँ। दिस सर्कुलर वन इज़ S, दिस डबल शेप्ड इज़ P एंड दिस डबल डबल शेप इज़ D। नाउ सपोज कि मैंने एक ही शेल के तीनों ऑर्बिटल्स बनाए, एक ऑर्बिटल है S, एक ऑर्बिटल है P और एक है D। नाउ S का इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, सो इसको बाहर निकालना मुश्किल होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस इसको ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा। P का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, इसको निकालना S के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में आसान होगा। और D का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है तो इसको बाहर निकालना सबसे ज़्यादा आसान होगा और F के इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी आसान होगा। सो हमारे पास S ऑर्बिटल की अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन दैट केस। और अगर हम सेम ऑर्बिटल के F सब शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको निकालना सबसे आसान होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी विल हैव द लोएस्ट वैल्यू। नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगी। सो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ग्रुप नंबर 1 की। सो वी नो कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास सक्सेसिव एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम बिलोंग्स टू पीरियड 2, तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 2 शेल्स हैं। सोडियम बिलोंग्स टू पीरियड 3, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 शेल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह पोटाशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रांसियम के एटम में 7 शेल्स होंगे। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप प्रोसीड करते हैं तो डाउन द ग्रुप हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स और एटम का साइज इंक्रीज होगा। सो डाउन द ग्रुप हमारे पास बेसिकली व्हाट इंक्रीजेज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। इसके अलावा साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। अब चूंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो इट मींस कि हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होने की वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की फोर्सेस वीक हो जाएंगी। तो इन तीनों इफ़ेक्ट्स की वजह से जैसे जैसे हमारे पास डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो साइज़ बड़ा होगा, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज़ होंगे और स्क्रीनिंग भी इंक्रीज़ होगी। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। सो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो इट इज़ 520 किलो जाउल्स पर मोल। अगर इसके कंपैरिजन में हम सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो इट इज़ 496 किलो जाउल पर मोल। सो सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और इसमें जनरली कोई एक्सेप्शन हमें देखने को नहीं मिलती किसी भी ग्रुप के अंदर। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या ट्रेंड्स हैं। सो इनको समझने के लिए हम सेकंड पीरियड की एग्जांपल लेते हैं। सो वी नो कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो अलोंग द पीरियड हमारे पास एटम्स की साइज़ डिक्रीज़ करता है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग अलोंग द पीरियड इज़ दैट साइज़ ऑफ एटम डिक्रीजेस, जो कि हमने डिस्कस किया था साइज़ के अंदर कि इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो लास्ट शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आएगा, तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, तो हमारे पास जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो अलोंग द पीरियड साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है अलोंग द पीरियड। नाउ अगर हम अलोंग द पीरियड 2 में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ को स्टडी करें तो हमें कुछ जगहों पे ये नज़र आ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो गई है। फॉर एग्जांपल हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पे गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इंक्रीज़ हुई, लेकिन ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 3 से ज़्यादा है। ग्रुप 3 पे जाके आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होने की बजाय ग्रुप 2 से डिक्रीज़ होती है। देन ग्रुप 4 की ज़्यादा है, ग्रुप 5 की अगेन ज़्यादा है। नाउ ग्रुप 6 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 5 से ज़्यादा होने की बजाय कम है। देन ग्रुप 7 की ज़्यादा है और ग्रुप 8 की ज़्यादा है। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं और जो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं ये एक्सपेक्टेशन से कम आयोनाइजेशन एनर्जी शो कर रहे हैं। इनको ग्रुप 2 और ग्रुप 5 से ज़्यादा वैल्यू शो करनी चाहिए, लेकिन ये कम वैल्यू शो कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। नाउ अगर हम ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो ग्रुप 2 के लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन है S2 एंड ग्रुप 3 के लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन है S2P1। नाउ जब हम ग्रुप 2 के एलिमेंट के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो s ऑर्बिटल से बाहर निकलेगा, और जब हम ग्रुप 3 के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो
p ऑर्बिटल से बाहर निकलेगा। नाउ हमने पहले भी देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास पेनिट्रेशन का क्या रोल है, यानी s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो चूंकि ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉन s से निकलता है और ग्रुप 3 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन p से निकलता है, देयरफॉर ग्रुप 3 के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कंपेयर टू ग्रुप 2। सो इस वजह से ग्रुप 2 की एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 3 से ज़्यादा है और ये हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल पीरियड्स में कंटिन्यू करती है। नाउ अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 5 और ग्रुप 6 को, तो ग्रुप 5 के लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन है S2p3, जबकि ग्रुप 6 के लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन है S2p4। नाउ वी नो कि कोई भी ऑर्बिटल वो अगर फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, दोनों कंडीशंस में वो स्टेबल होगा। नाउ अगर हम ग्रुप 5 को देखें तो इसका जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, क्योंकि p ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। ग्रुप 5 में p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाफ फिल्ड है और हमारे पास ये स्टेबल होगा। अगर हम ग्रुप 6 के p की बात करें तो ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, तो ये ग्रुप 5 के मुकाबले में कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। नाउ अगर हम ग्रुप 5 के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो इसकी कन्फिग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी S2p2 में। और अगर हम ग्रुप 6 के एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल करेंगे तो अब इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी S2p3। तो अब अगर हम ग्रुप 5 को देखें तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका p ऑर्बिटल p3 से p2 में कन्वर्ट हो गया, यानी ये स्टेबल से अनस्टेबल हो गया। और अगर हम ग्रुप 6 को देखें तो इसका लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका p4 p3 में कन्वर्ट हो गया, यानी ये स्टेबल हो गया। तो अगर हम ग्रुप 5 से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगी, और अगर हम ग्रुप 6 से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 6 के एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्योंकि उनकी कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो जाती है, और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालेंगे क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल से अनस्टेबल हो जाती है। देयरफॉर ग्रुप 5 की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रुप 6 से बड़ी होगी। So these two trends are very important to remember because they are one of the most frequently asked questions in your entry test exam. So अगर हम पीरियड 2 और पीरियड 3 दोनों में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें अलॉन्ग द पीरियड, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से ज़्यादा है, ग्रुप 3 वालों की ग्रुप 2 से कम है, देन ग्रुप 4 वालों की ग्रुप 3 से ज़्यादा है, ग्रुप 5 की ग्रुप 4 से ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रुप 6 की ग्रुप 5 से कम होगी, देन ग्रुप 7 की ज़्यादा होगी और ग्रुप 8 की सबसे ज़्यादा होगी। सो कीप इन माइंड कि ग्रुप 3 और ग्रुप 6 के एलिमेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन से कम आयोनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं। नाउ सपोज़ कि मुझे एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आया और 4 एलिमेंट्स दे दिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरॉन। अब मुझसे पूछा कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सो सबसे पहले मैं इनके ग्रुप्स देखूंगा। सो बेरिलियम इज़ ग्रुप 2, बोरॉन इज़ ग्रुप 3, नाइट्रोजन इज़ ग्रुप 5 एंड ऑक्सीजन इज़ ग्रुप 6। सो हमारे पास ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 3 से ज़्यादा है एंड ग्रुप 5 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 6 से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की होगी और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास बोरॉन की होगी।
Now, having studied all the detail about ionization energy, let's see the applications of ionization energy. So, सबसे पहली application है metallic character. So, ionization energies की value की मदद से हम किसी भी substance के metallic character को define कर सकते हैं और ये question बहुत frequently पूछा गया है कि what is index to metallic character. So, ionization energy is an index to metallic character. Now we know कि हमारे पास metals lie at extreme left of periodic table और non-metals lie at extreme right of periodic table. So, इसका मतलब है कि हमारे पास जो extreme left वाले elements हैं उनके sizes बड़े होंगे और जो extreme right पे मौजूद हैं उनके sizes छोटे होंगे क्योंकि along the period size decrease करेगा. अब अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो नॉन मेटल्स छोटा साइज़ होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और मेटल्स का साइज़ बड़े होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यूजुअली कम होगी. सो अगर हमें दो एलिमेंट्स दिए हैं, एक की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और एक की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सो इट मीन्स कि ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वाला सब्सटेंस हमारे पास नॉन मेटल होगा और कम आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट हमारे पास मेटल होगा. अब हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है. इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है और मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ करता है. तो हमारे पास जितनी छोटी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी उतना मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और जितनी बड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास ज़्यादा होगा. The second application of ionization energy is determination of reducing power of an element. So I suppose कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है और एक और एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है. जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है उसके बारे में मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस एटम का हमारे पास साइज़ बड़ा है क्योंकि बड़े साइज़ वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है. जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका साइज़ बड़ा होगा और जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है उसका साइज़ स्मॉल होगा. इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इसका साइज़ छोटा है. नाउ अब जिस एलिमेंट का साइज़ बड़ा है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है. अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये दूसरे सब्सटेंस को आसानी से रिड्यूस करेगा. तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इसका मतलब है कि साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है, यानी हमारे पास जो रिड्यूसिंग पावर है वो हमारे पास ज़्यादा होगी. और अगर हमारे पास एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसका साइज़ छोटा है. तो अगर साइज़ छोटा है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल होगा. तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा आसानी से तो ये दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकेगा. तो इसका मतलब है कि इसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी. अब अगर हम इस बात को मेटल्स और नॉन मेटल्स पे लेके जाएं तो मेटल्स के साइजेस बड़े होते हैं यूजुअली, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. देयरफॉर मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर. मेटल्स आर यूजुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स. और अगर हम नॉन मेटल्स पे जाएं तो नॉन मेटल्स के साइजेस छोटे होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और रिड्यूसिंग पावर कम, जबकि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी. देयरफॉर हमारे पास ये नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं. द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ बॉन्डिंग. हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ से बॉन्डिंग के बारे में भी आइडिया होता है. सपोज़ कि मुझे दो एटम्स मिले हैं, एटम ए और एटम बी. नाउ सपोज़ कि मेरे पास एटम ए की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1400 और एटम बी की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1500.
अब इन दोनों आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की अगर मैं वैल्यू देखूं तो दोनों वैल्यूज़ अच्छी खासी ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एलिमेंट्स हमारे पास नॉन मेटल्स हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। सो अगर ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं तो हमें इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ये पता चलेगा कि नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो ए और बी एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। नाउ सपोज कि मेरे पास एलिमेंट ए की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 200 और एलिमेंट बी की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 350। नाउ अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को देखूं तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास छोटी हैं, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में ये पता है कि मेटल्स यूजुअली हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हमारे पास दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इससे हमें ये आइडिया होगा कि दोनों एलिमेंट्स मेटल्स हैं। तो अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें तो दो मेटल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। देन थर्डली, सपोज कि एलिमेंट ए की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 500 जबकि एलिमेंट बी की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1800। तो एलिमेंट ए की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है जिससे हमें ये आइडिया होगा कि हमारे पास एलिमेंट ए इज़ अ मेटल। जबकि एलिमेंट बी की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो इससे हमें ये आइडिया होगा कि एलिमेंट बी इज़ अ नॉन मेटल। सो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज देख के हमें ये आइडिया होगा कि ए मेटल है और बी नॉन मेटल। तो अब जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। सो यूँ हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से बॉन्डिंग की डिटर्मिनेशन की जा सकती है। Now the last application of ionization energy is determination of valency of an element। हम किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से उसकी वैलेंसी को डिटरमिन कर सकते हैं। नाउ इसको समझने के लिए लेट्स इग्नोर दिस एटम। हम 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू लेते हैं फॉर द सेम एटम। सो एक एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 200, सेकेंड इज़ 500, थर्ड इज़ 1200 एंड फोर्थ इज़ 1500। सो हमें एक एलिमेंट की 4 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ मिल गई। अब इन वैल्यूज़ से हम एलिमेंट का ग्रुप नंबर या वैलेंसी डिटरमिन कर सकते हैं। अब समझने के लिए हम डायग्राम पे जाते हैं। अब अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखें तो ये 200 है, सेकंड की उससे ज़्यादा है एज एक्सपेक्टेड, थर्ड की उससे ज़्यादा है एज एक्सपेक्टेड, फोर्थ की उससे ज़्यादा है एज एक्सपेक्टेड। तो ये हमारे पास रूल के मुताबिक हैं। अब अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा है। अब थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप फिर इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब ये जो सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान जो गैप है ये हमें आइडिया देता है कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। सो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सो अगर हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकाल दिया तो आयोनाइजेशन एनर्जी आई 200 जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है। देन सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला वैलेंस शेल से तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आई 500 जो कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 200 से ज़्यादा है। अब सेकंड के बाद जो हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकंड से बहुत ज़्यादा है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो हमारे पास वैलेंस शेल से बाहर आ रहा था, लेकिन जो हम थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे वो वैलेंस शेल की बजाय सेकंड लास्ट शेल से निकालेंगे। तो इस वजह से सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में काफ़ी बड़ा गैप आ रहा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से निकल रहा है जबकि थर्ड इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट शेल से निकल रहा है। इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है और सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में काफ़ी गैप आ रहा है। सो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि इस एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये हमारे पास ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा।
सो इन आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू पे हमें इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास ये किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हो सकती हैं। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट की वैल्यू कम है, सेकंड की ज़्यादा है, सेकंड से थर्ड की बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल की बजाय सेकंड लास्ट से निकलेगा। तो इस एलिमेंट के लास्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये सेकंड ग्रुप का यानी मैग्नीशियम होगा। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। हमें एक एलिमेंट की 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू मिली। फर्स्ट वैल्यू है 500, सेकंड वैल्यू है 700, थर्ड वैल्यू है 900 और फोर्थ वैल्यू है 2100। अब हमसे पूछा है कि हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या कार्बन। तो अब अगर हम देखें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, सेकंड की उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, थर्ड की उससे और ज़्यादा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ वैल्यू में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट के जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल से निकल रहे हैं और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड लास्ट शेल यानी पेनल्टीमेट शेल से बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट के लास्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है, ये एल्यूमिनियम है। यूँ हम आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ से वैलेंसी भी गैस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर आयोनाइजेशन